उद्घोष एकेडमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं C-TET का ये 6 to 8 पेपर का CDP पोर्शन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य, माने इंटेलिजेंस टेस्ट का उद्देश्य क्या है, ये इसमें दिया हुआ है। और बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना। देखिए, तुलना शब्द इसमें किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों के बीच तुलना किया जाए, तो इसलिए ये गलत है। रीजन देखिए, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, ये हो सकता है, लेकिन इसे पोषित नहीं किया जा सकता, पोषित किया जा सकता है, इसलिए ये भी गलत है। इस तरीके से ए और आर दोनों जिसमें गलत हो वो ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया बोथ ए एंड आर फॉल्स। इस तरीके से इसका पहले का तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अभी दूसरा प्रश्न है, ए टीचर हु consciously text examples of scientists to all genders in her middle school classroom is trying to। अब टीचर देखिए, यहां एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से, जानबूझकर सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का सभी जेंडर के, यानी आपका स्त्री का भी उदाहरण दे रही है और पुरुष का भी, इस तरीके से जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि जेंडर भेदभाव को मजबूत करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेंडर भेदभाव, अगर वह सभी जेंडर के एग्जाम्पल ले रही है अब, तो इसका मतलब कि जेंडर भेदभाव को मजबूत नहीं कर रही है। यह अपोजिट लिख दिया है, जेंडर पहचान को सच करें, ये जेंडर स्थिरता का निर्माण करें, नहीं जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें, ये विकल्प इसका सही होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर वह सभी का जेंडर का एग्जाम्पल ले रही है, इसका मतलब उसके ध्यान में यही है, सचेत रूप से देखिए, सचेत रूप से जानबूझकर, यानी जेंडर रूढ़िवादियों को तोड़ने की बात कर रही है। तीसरा प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर व्हाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। देखिए, ये जो दिया है पहले ही प्रथम दृष्टया ये लग रहा है। देखिए यहाँ हिंदी में देखिए, सभी लड़कियां मेहनती हैं और ईमानदार होती हैं। सभी लड़कियां मेहनती, यानी देखिए इसमें कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस की बात की गई है, जेंडर बायसनेस। सभी लड़कियां, देखिए सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रूपदार होते हैं। यह बात बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक एवं संज्ञानात्मक कौशलों के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब ये भी आपका ये गलत है, कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस की इसमें बात की गई है, इसलिए यह विकल्प इसमें दोनों गलत जो है वो विकल्प सही होगा, अर्थात तीसरा। इसमें भी बोथ ए एंड आर फॉल्स। आपका ये चौथा, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्न, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्न, ये क्या है, स्टूडेंट शुड बी सीन एज, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ये देखिए, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक साइकोलॉजी का ये प्रिंसिपल है। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, नहीं, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, विविधता का सामान्य चित्रण, ये आपका उत्तर इसका लिए सही होगा कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो विविधता होती है इसमें, इसलिए इसका सामान्य चित्रण की बात इसमें की गई है, किया गया, विविधता का सामान्य चित्रण इससे। तो ये आपका चौथा का तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अब पांचवा देखिए, वह आकलन जो विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए कहलाता है।
तो देखिए ये आपका निश्चित रूप से यह टेस्ट है CRT और NRT, ये आपका इसके बारे में जानकारी चाहता है। तो जब रिलेटिव स्टैंडिंग की बात की जाती है तो वह टेस्ट होता है NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और देखिए जैसे सीटेट का एग्जाम कौन सा एग्जाम है, अगर सीटेट का अगर कहा जाए तो ये CRT है, इसमें आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर 90% से ऊपर है, 60% से ऊपर पा जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो ये CRT हुआ। और जब रिलेटिव स्टैंडिंग की बात की जाए तो वह NRT होगा, और इसका उत्तर आपका मानक संदर्भित, और यहां देखिए मानक संदर्भित टेस्ट, ये आपका देखिए ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस मानक संदर्भित, और क्राइटेरियन रेफरेंस, तो क्राइटेरियन नहीं हो सकता, इसी में आपको कंफ्यूज हुआ होगा। लेकिन ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जिसमें रिलेटिव स्टैंडिंग की बात की जाती है, एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से इसमें किया जाता है। जबकि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक नियत स्कोर लाना होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें कहीं अगर मान लीजिए कि 60% कोई पाता है, कोई 62% पाता है, तो दोनों लोग क्वालिफाई हैं, इसमें कोई रिलेटिव स्टैंडिंग की बात नहीं की जाती है। अच्छा, यह छठवां प्रश्न देखिए, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट। क्लासरूम असेसमेंट मतलब कक्षा कक्ष में जो आकलन होता है उसमें ये कौन आपका कौन सा कक्षा आकलन के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही हैं। आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर, देखिए अब यहां नेगेटिव की बात की, नकारात्मकता यहां है, डर और तनाव पैदा करना चाहिए। प्रथम दृष्टया कोई भी अब इसको पढ़ेगा तो ये उत्तर उसको दे नहीं सकता, यानी तीसरा हटाना है, थर्ड को हटाना है। ये देखिए आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। अब आइए विकल्प में देखते हैं किसमें थर्ड नहीं है, तीसरा नहीं है। देखिए पहला दूसरा एक, और देखिए इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, और इसमें भी थर्ड है। इस तरीके से इसमें डिस्ट्रक्टर ही ठीक नहीं बनाया गया है, और आपका एकदम उत्तर का एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरे में आकलन को का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होता है कि छात्रों को कोई डर और तनाव पैदा किया जाए। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका पहला होगा। अब 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। ये ध्यान देना, यहां देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, इसका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल, देखिए हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्या है, एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचाने, यानी नाउन को। देखिए आइडेंटिफाई द नाउन्स मेंशन्ड इन स्पेसिफिक न्यूज पेपर आर्टिकल। मतलब ये तो बहुत आसान, मतलब इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बातें नहीं है, जिसका जितने नाम है वो संज्ञा को रूप में लोग पहचान जाएंगे, इसलिए इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बात कहीं नहीं है। अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं, इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, केवल शब्दों की सूची बनानी है, तो इसमें कहीं भी हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात नहीं की गई है। अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। ये देखिए एक टाइटल के बारे में सोचना। अब उसके बाद चौथा, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। ये इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है, इसलिए इसके अनुसार 7वां का जो है चौथा विकल्प ये सही होगा। अब 8वां देखिए, 8वां, ये स्टूडेंट्स विथ पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय देयर टीचर्स एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इसका मतलब खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। ये होता है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन टीचर ऐसा करते हैं।
शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों को विकास को प्रभावित करते हैं। ये पूर्वाग्रह होता ही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही होगा इसका 8वां का, क्योंकि खराब लेखन क्षमता वाले कई होता है बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है, ऐसा ये मानसिकता पहले से ही बना लेते हैं टीचर, जबकि ये होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। देखिए, नहीं शब्द को पढ़ना है कि नहीं, नहीं पूछ रहा है। विद्यार्थियों को उनके अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है। ये तो तरीका है, पहला तो तरीका है, इसलिए ये उत्तर हो नहीं सकता। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये आपका देखिए विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये आपका ये विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है। अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के तीसरा पढ़िए, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये तो होता ही है, विविधता को बढ़ावा इससे मिल सकती है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, यानी आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल ये सही है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये आपका विशेषता, ये विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है। तो ये आपका 9th का दूसरा ऑप्शन सही है। अब 10वां देखिए, ये तो बहुत आउट क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आपका निश्चित रूप से कौन सा करेक्ट मैच की बात की गई है। करेक्ट मैच कौन है, निश्चित में से अधिगम अक्षमता और उसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। तो डिस्ग्राफिया लेखन, मैंने इसमें लेखन क्षमता, तो लेखन में सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो यह जो है आपका सूक्ष्म पेशीय कौशल, लिखने में आपका ये लिखने का जो दोष होता है उसी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब आइए और आगे पढ़ते हैं। पठन अब जो ये डिसलेक्सिया जो है इम्पैक्ट एबिलिटी टू लर्न नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, चाहे कहीं भी ये मैथमेटिक्स की बात इसमें नहीं होती है, इसमें रीडिंग की बात की जाती है, रीडिंग में जो कमी होती है उसमें ये होता है। और डायस्प्रेक्सिया इम्पैक्ट एबिलिटी टू सी हियर, देखिए अब यहाँ जो है आपका कहीं ना डिसेबिलिटी की इसमें बात किया गया, ये इसमें नहीं होता है। अब डिसकैलकुलिया, ये आपका मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स लर्निंग में दोष जब पाया जाता है तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। इम्पैक्ट एबिलिटी टू रीड एंड लैंग्वेज प्रोसेस, ये भी नहीं मिल खा रहा है, तो पहला इसमें सही होगा डिस्ग्राफिया इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग, यानी आपको लिखने से आपकी अंगुलियां आपका ये चलायमान होती हैं, उसी को कह रहा है डिस्ग्राफिया इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल। लिखने में अगर दोष पाया जाता है तो वो मोटर स्किल को प्रभावित करता है, यही इसका मतलब इसमें 10वां का पहला विकल्प इसमें सही होगा। अब 11 देखिए, ये स्वलीनता से जूझ रहे, स्वलीनता का मतलब ऑटिज्म होता है, स्वलीनता का मतलब होता है ऑटिज्म। हाँ, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ ऑटिज्म सो इज एट, उनको किसमें आसानी होती है। अगर कोई किसी में ऑटिज्म का, किसी बच्चे में ऑटिज्म का अगर ये दोष पाया जा रहा है तो उनको क्या करने में आसानी होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में, इसमें सबसे ज्यादा उनको झेप महसूस होता है, वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, हाँ एक दिनचर्या उनको कर दिया जाए तो वो इसका पालन करने में उनको आसानी होती है। और विकल्प पढ़ लीजिए, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में बिल्कुल नहीं, ये हो उनको करने में आसानी नहीं होगी। अजनबियों के साथ संवाद करने में, वो अजनबियों के साथ संवाद नहीं करते हैं, इस प्रकार डिस्ट्रक्टर ही इस तरीके से बनाया गया है। हमको लग रहा है सभी का विकल्प ये दूसरा इसमें सही होगा। 11th देखिए, 12 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, देखिए नॉट, हमेशा नॉट को पढ़ना है, करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रेन में प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है। बच्चे एक से अधिक प्रकार के बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन सही नहीं पूछा है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए अब अगला विकल्प पढ़िए, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, ऐसा नहीं होता है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना ज्यादा होती है, यहीं से आप पकड़ लेंगे और इसका उत्तर आपका ये तीसरा विकल्प इसका सही होगा, ये सही होगा। ये तीसरा, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं लेकिन कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। तो डिसेबिलिटी आप स्टीफन का एग्जाम्पल देखिए, कौन एक साइंटिस्ट थे जिनकी में बहुत सी कमियां थी लेकिन बहुत प्रतिभाशाली थे। तो इस तरीके से आपका तीसरा इसमें सही होगा, 12वां का तीसरा विकल्प सही होगा। एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स, देखिए एरर एनालिसिस, देखिए एरर पे बहुत से क्वेश्चन आए हैं। एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। बाधा नहीं डालेगा मेटाकॉग्निशन, ये कभी बाधा नहीं डालेगा। इसमें एरर भी एक लर्निंग में प्रमोट करता है, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए ये दोनों गलत हो गया। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। थोड़ा भी ध्यान देंगे तो तीसरा सभी लोग इसको लगाए होंगे। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। मैंने एरर से बच्चे जो है लर्निंग का, एरर जो है एक लर्निंग का पार्ट होता है, ये आपको सकारात्मक स्थिति में इसको आपको लेना है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इसका 13 का तीसरा विकल्प सही है। अब 14 देखिए, which of the following statement is correct regarding declarative knowledge and procedural knowledge, घोषात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निहित में से कौन सा कथन सही। घोषात्मक ज्ञान का मतलब जैसे फैक्ट याद कराना या परिभाषा याद कराना, इस तरीके से, या परिभाषा, फैक्ट, ये सब चीजें घोषात्मक ज्ञान, और प्रक्रिया कम से कम उसकी प्रोसीजर की बात इसमें की जाती है। तो ध्यान देंगे तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। घोषात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, परिभाषा के रूप में इसको, ये हम इसका विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि घोषणा में कहीं भी एनालिसिस की बात नहीं की जाती है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। देखिए पहले ही इसमें जो प्रक्रिया आपका प्रोसेस ओरिएंटेड की बात की गई, देखिए प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड, यहीं से आपको देख लेना है और इसमें अन्य विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका 14वां का दूसरा बिल्कुल एकदम सही है। अब आइए 15 देखिए, कंटेंट्स व्हिच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक। देखिए अब ये इसमें अगर कोई स्कीमा है, जिन पियाजे के अनुसार अगर कहीं पहले से स्कीमा है और उस स्कीमा को चेंज करना है, दूसरा मान लीजिए उसके कॉन्सेप्ट दूसरा आ जाता है तो उसमें समय लगता है कहीं ना कहीं। यहाँ आपका होगा लॉन्ग टाइम फॉर लर्निंग, और जब लॉन्ग टाइम फॉर लर्निंग लॉन्ग टाइम ले रहा है दूसरा स्कीमा उसको पहले स्कीमा के स्थान ग्रहण करने में, तो वो लंबे समय तक टिक भी जाता है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन। दोनों में लॉन्ग होगा। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं का दूसरा नाम जिन पियाजे ने क्या दिया, स्कीमा, या संशोधन की आवश्यकता होती है, या उसको हटा दिया जाता है तब दूसरा ज्ञान उसका रूप लेता है, या उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसको कहते हैं एक्मोडेशन। उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, लंबा समय लगता है, और वे लंबी अवधि के लिए, देखिए लंबी अवधि के लिए स्मृति में
बने रहते हैं। इस तरीके से 15वां का तो आपका चौथा विकल्प सही होगा। अब 16 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्शन देखिए, फिर से एसर्शन रीजन आ गया। टीचर्स शुड इनकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन क्वेश्चन सच एज व्हाट इज माई लर्निंग गोल एंड व्हाट डू आई नीड टू डू टू गेट देयर। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम में प्रदर्शन का आत्मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वो इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी है, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका चौथा विकल्प बिल्कुल एकदम सही है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। अब देखिए कह रहा है कि इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच, ये गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ये आपका वाइगास्की का है, आपका गाइडेड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए गाइडेड इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, टीचर के देख रेख में बच्चे का ज्ञान का विकास होता है। इसमें देखिए अब यही चीज इसमें आपको देखना है विकल्प में, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में किसी पूर्व योजना पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और पढ़िए आगे, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। देखिए स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। गाइडेड डिस्कवरी, डिस्कवरी शब्द आया है यानी उनको ज्ञान की रचना करना है, डिस्कवरी की, ज्ञान को खोज करना है और स्वयं के लिए अवसर, अवसर कौन देगा, टीचर देगा। इसलिए इसका ये उत्तर, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। शिक्षक एक तनाशाह, तनाशाह की बातें नहीं की जाती कहीं भी। अब एकदम शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, अब देखिए शिक्षक यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ चूंकि गाइडेड है, शिक्षक रहेगा लेकिन वो अवसर प्रदान करेगा स्वयं के लिए, स्वयं ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के। तो ये आपका दूसरा इसमें सही होगा, 17वां का दूसरा। 18वां, हाँ ठीक है। देखिए लिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने समय प्रभावी नहीं है। देखिए नहीं, फिर दे दिया नहीं, ये ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रेन। कौन आपका विकसित करते समय प्रभावी नहीं है, ये देखना है। अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। चलिए तो ये अभी मैं बताता हूं एग्जाम्पल देकर इसको। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, ये भी एकदम कॉन्सेप्ट निर्माण के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। तो देखिए अवधारणा क्या नहीं है या दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मान लीजिए आपका मैटर, क्या मैटर नहीं है, तो मैटर बच्चे बताया जाता है कि देखिए बोले आप इसमें कक्षा में क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैटर शब्द का, अगर मैटर ये बताने से बढ़िया कि मैटर क्या है, इसका ये उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, क्या मैटर नहीं है, यानी पदार्थ का वह ऐसे चीजों का नाम बताएं जो पदार्थ नहीं है, तब ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। वही बात इसमें कह रहा है, अवधारणा क्या नहीं है, तब हम लोग बताते हैं कि आपका जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी आपका चाहे जितनी फीलिंग होती है वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ की परिभाषा में ही कहा गया है जो बस जगह घेरती है उसमें उसमें द्रव्यमान होता है। इसमें इस तरीके से हम पदार्थ बताते हैं, तब बताते हैं कि भाई ऑनेस्टी कहाँ जगह घेरती है, इस तरीके का, या जितने आपका भावनाएं हैं वो पदार्थ नहीं है। जब हम लोग ये बताते हैं तब ज्यादा बच्चों को पदार्थ समझ में आता है। तो वही बात ये कह रहा है, कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है, तो अवधारणा क्या नहीं है, कौन पदार्थ नहीं है, उसको गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी पदार्थ के कौन कौन ऐसे उदाहरण हैं जो पदार्थ नहीं हैं। ये तो निश्चित रूप से आवश्यक है। विद्यार्थियों में अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, विद्यार्थी जब अपने समझ से उदाहरण जब देंगे तो निश्चित रूप से उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों, मैंने अब विद्यार्थी उस परिभाषा के बारे में कुछ नहीं समझे, केवल ज्यों का त्यों बस लिख दें, तो उसको कहते हैं। तो ये आपका उत्तर तीसरा सही होगा, क्योंकि ये समझ विकसित नहीं है, ये पूछा है, इसलिए इसका 18वां का थर्ड
जो है वो सही होगा। अब 19वां देखिए, An active middle school classroom should be founded on the theoretical principles of an active। ये देखिए एक्टिव मिडिल क्लास रूम, ये आपका जीन पियाजे, लेव वाइगास्की आपने पढ़ा है, उसी के आलोक में इसका आंसर देना है। तो एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए वो आपका है सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल सोशल ये सामाजिक रचनावाद आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये आपका जो है इस पर आधारित है। ये उत्तर इसमें बिल्कुल आपको सही होगा। देखिए आपका मनोगत्यात्मक नहीं, मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद, जिसमें रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही है, पनिशमेंट की बात की जाती है व्यवहारवाद में, और जब सामाजिक रचनावाद, इसमें बेस्ट आंसर यही होगा। और यही देखिएगा बिल्कुल यही दूसरा आंसर इसका सही होगा। अब 20 देखिए, read the following statement, empathy depends on the ability to understand and others have feeling and to। यानी देखिए समानुभूति की बात, कहीं ना कहीं समानुभूति की बात कर रहा है आपका। तो ये समानुभूति या समझने की योग्यता, देखिए सहानुभूत और समानुभूत दोनों में अंतर है। सहानुभूत का मतलब दूर से ही किसी के आपको अच्छे चीज के बारे में सोचना, समानुभूत का मतलब उसके दुख को उसके स्थान पर रहकर सोचना, वो होता है इंपैथी। तो ये एकदम सही है। यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत है। ये जो है संबंधित है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है, ये दूसरा इसमें सही होगा। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है, ये इसका इंग्लिश भी पढ़िए। ए मिडिल स्कूल टीचर, ए मिडिल स्कूल टीचर कैन इनेबल स्टूडेंट बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स बाई। देखिए सेल्फ मोटिवेटेड की बात कही गई, आंतरिक प्रेरणा की बात इसमें की गई है। तो आप पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन, पुनर्बलन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हो जाता है। ये आप इसमें उत्तर ये देखिए एक्सटर्नल है ये, या इसमें आंतरिक पुनर्बलन से नहीं, मतलब प्रशंसा से पुरस्कार से बच्चों को जो बढ़ावा मिलता है वो आंतरिक प्रेरणा में नहीं आता है। पाठ पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर ये सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर छात्रों को उनको अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके पूरे, तो इसका मतलब कि ये आपका इसमें स्वप्रेरित विद्यार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है छात्रों को, अधिसंज्ञानात्मक उनके जो आंतरिक ज्ञान है उसमें उसमें देखिए इनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटा कॉग्निशन, देखिए मेटा कॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये इसका 21 का फोर्थ विकल्प सही होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से देखिए 22, देखिए इसमें से कौन सा आंतरिक, एकदम वही बिल्कुल एकदम उसी से मिलता जुलता, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो व्यक्तिगत रुचि या कार्य में आनंद से अभिप्रेत प्रेरणा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, दूसरों की प्रशंसा से नहीं होगा, बाहरी पुरस्कार से। बहुत डिस्ट्रक्टर ही ऐसा बनाया गया कि इसमें एकदम सभी लोग इसका पहला उत्तर दिए होंगे, तो ये पहला ही इसमें सही है 22 का फर्स्ट। अब इसमें देखिए इसमें से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है, इसका इंग्लिश पढ़िए। विच डिबेट इज हाईलाइटेड, which debate is highlighted in the following question।
लिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश, क्या किसी व्यक्ति की जैविक रूप से निर्धारित जेंडर, जैविक रूप से निर्धारित जेंडर और अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है। जैविक रूप से निर्धारित जेंडर को कहते हैं सेक्स। ये जैविक रूप से बच्चा जन्म से जो पैदा होता है तो उसको या मेल या फीमेल, वो केवल यानी जन्म इसमें होता है। उसके बाद जेंडर, जो जेंडर शब्द है, देखिए जेंडर और सेक्स में ये आपका, यह जो है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है और यह बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ये यानी ये बायोलॉजी से आया हुआ है और ये सोशोलॉजी से आया है जेंडर। तो इस तरीके से अब जैविक रूप से निर्धारित जेंडर यानी कहीं ना कहीं यह आपका जैविक रूप से, तो नेचर और नर्चर, नेचर एंड नर्चर, प्रकृति और पोषण, प्रकृति और पोषण, पोषण अब प्रकृति, ये समाज, इन्वायरमेंट, और पोषण आपका, ये आपका कहीं ना कहीं हेरिडिटी। ये इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। यानी आपको जेंडर जानना है। जेंडर जो है सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये सामाजिक प्रत्यय है, वहां से आता हुआ है। और सेक्स जो है ये आपका बायोलॉजी से आता है। तो ये इससे अब यहां देखिए, इसमें निश्चित रूप से प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, विकास का स्थिर और स्थिर दृष्टिकोण, विकास का निरंतर, तो ये नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, ये इसका मतलब है। और ये एकदम बिल्कुल ये 23rd का 4th विकल्प बिल्कुल सही है। अब 24th ए मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग, देखिए, इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। यह निश्चित रूप से आपका किशोरावस्था इसमें भरा जाएगा। किशोरावस्था से संबंधित आपका स्टैनले हॉल का जो कथन है उसको ध्यान रखिए। और किशोरावस्था पर इंस्पेंसर और सब लोग लगाए भी होंगे। यह संघर्ष और तूफान का ये कहा गया, स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को, जिसमें व्यक्तिगत और सेक्स संबंधी समस्याएं और व्यावसायिक संबंधी चिंता भी इसमें होती हैं। तो इस तरीके से इसका 24 का सेकंड उत्तर सही होगा। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चिल्ड्रेन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट वेज, ये बिल्कुल सही है। चिल्ड्रेन जो है अपने अंदर से और बाहर दोनों से सामाजिक वैल्यू को सीखते हैं। ये सामाजिक, चिल्ड्रेन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट वेज। सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। तो यह देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें ये बिल्कुल सही है। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। इसको देखिए, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पालित करने की एक सरल, अच्छा सरल नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये आपका निश्चित रूप से ये आपका सही, ये सही है, आर गलत है। इस तरीके से इसका उत्तर ये होगा कि समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पालित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो ये इसमें आपका ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपका जब भी आप समाज का जब डिफिनीशन देंगे, आप कल्चर का डिफिनीशन देंगे, तो सबसे पहले उसमें कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल की बात उसमें की जाती है। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल, कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल,
ये इसमें डिफिनेशन दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरल प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, इसलिए इसका जो है आपका ए सही है, आर गलत है। ये दूसरा इसमें सही होगा, ए सही है, आर गलत है। अब देखिए 25 के बाद 26 आ गए, ये सबका सही होना चाहिए। 26 जीन पियाजे, जीन पियाजे का क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रिया से औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो हमको नहीं लगता है कि ये प्रश्न किसी का गलत हुआ होगा, क्योंकि देखिए यह केवल आपका ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आप बहुत पहले की अवस्था है, सिंबॉलिक, ये कंजर्वेशन, ये निश्चित रूप से ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि फार्मूला ऑपरेशनल स्टेज में ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। आपका एकमात्र उत्तर होगा अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी अमूर्त तर्क। ये आपको अलग करती है किससे? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से कौन अलग करता है? अमूर्त सोच। अमूर्त तर्क कब आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त चीजों को देखकर तर्क निर्माण करने की अवस्था, ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अब इसके बाद है 27 भी देखिए, एक्स सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे की आलोचना की जाती है, ये भी मैं बताया हूं आप लोगों को पढ़ाते समय कि कब आलोचना की जाती है यह जीन पियाजे का। तो ये एकदम बिल्कुल एक्टिविटी दोनों बेस्ड है, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन, तो एज पर तो उन्होंने पूरा दिया ही है। इसलिए आपका ये होता उत्तर होगा कल्चर। ये उत्तर पहला इसमें होगा, क्योंकि कल्चर पर कौन बात किया है? लेव वाइगॉत्स्की ने बात किया है। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर संस्कृत के प्रभाव को, यहां क्या भरेंगे? संस्कृत के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। ये आपका 27 का फर्स्ट सही होगा। अब विच ऑफ द, देखिए which of the following is a correctly matched pair? good boy good girl orientation, greatest good for greater number। ये गलत है, गले मिलान नहीं किया गया है। ये आपका अब ये कोहलबर्ग वाले सिद्धांत से है, कोहलबर्ग वाले से ये प्रश्न पूछा गया। लॉ एंड ओरिएंटेशन, अपहोल्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटी, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एवॉइडेंस ऑफ बैड कंसिक्वेंसेज। ये सही होगा, क्योंकि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए अच्छा, ये नहीं है। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम करना। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों के बचाव से कभी कभी बच्चे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। कि अगर हम इसमें होता है कि अगर उसकी मदर कहीं गेस्ट के लिए मिठाई रख कर गई होती है तो लेने में हिचकता है बच्चा, क्योंकि सोचता है कि मम्मी हमको डांटेंगी या मारेंगी। बुरे परिणामों से बचाव के लिए दंड और आज्ञाकारिता उनकी कर, और वो मिठाई नहीं खाता है। ये आपका चौथा एकदम बिल्कुल इसमें 28 का फोर्थ सही है। अब 29 देखिए, जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉत्स्की दोनों एक साथ पूछा गया है। आर सिमिलर, कहा क्या समानता? देखिए समानता, अंतर नहीं पूछना, समानता किस बिंदु पर वो दोनों समान हैं? इन देयर बिलीफ दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेज एंड डिटरमाइंस थॉट, कल्चर हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लर्निंग, development of children takes place in stage like progression, children are involved in the process of meaning making। अब देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो भाषा संज्ञान को प्रभावित करती है और निर्धारित करती है। देखिए भाषा इसमें संज्ञान को प्रभावित करती है, ये बात सही है,
लेकिन लेव वाइगॉत्स्की और जीन पियाजे दोनों ने अलग अलग इसको माने हैं, अलग अलग, माने 180 डिग्री का अंतर है दोनों में, इसलिए ये समान की बातें नहीं करता है। संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये लेव वाइगॉत्स्की ने कहा है। लेव वाइगॉत्स्की ने कहा है कि संस्कृत का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जीन पियाजे ने नहीं। बच्चों का विकास चरणों में होता है, बच्चों, ये केवल जीन पियाजे ने कहा है, लेव वाइगॉत्स्की तो कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको माने हैं। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, बच्चे, ये आपका अर्थ निर्माण के दोनों में नॉलेज निर्माण की बात की गई है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है को फॉलो करते हैं और एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जीन पियाजे। और जीन पियाजे, और इसमें ग्राफ देखिए, हो सकता कल का भी पेपर है, तो ये देखिए, ये जो है आपका अगर इस तरीके से ग्राफ बनता है डेवलपमेंट में, तो ये आपका लेव वाइगॉत्स्की का है, और अगर ग्राफ इस तरीके से बनता है ये, तो ये जो है स्टेजेस की बात जो करता है, ये आपका जीन पियाजे का है, ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये इसमें 29 का चौथा सही होगा, इसमें बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब लास्ट जो प्रश्न है वो भी लेव वाइगॉत्स्की पर ही आधारित है, और उसको देख लीजिए। यह लेव वाइगॉत्स्की proposed that children's thinking is quantitatively different from adults. Children's thinking is qualitatively different from adults. Children have a lot of potential which includes tasks they can do with the other support. Children are born unruly and society needs to teach them social behaviors. लेव वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे की सहयोग से करते हैं। ये आपका सही है, ये आपका इसके फोल्डिंग की बात की कर रहा है, इसके फोल्डिंग मचान की बात कर रहा है, दूसरे की मदद सपोर्ट की बात किसने किया है, ये लेव वाइगॉत्स्की ने किया है, और तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसमें लगभग आपका सब सही इसमें उत्तर आपको बताए गए और व्याख्या के साथ, और आप अपना इससे मिला भी सकते हैं और आयोग के उत्तर की प्रतीक्षा करके उसमें आप देख सकते हैं कितना इसमें ऑथेंटिसिटी है। इस तरीके से थैंक यू वेरी मच, और फिर